नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू में दो इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक तो इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस, दूसरा यहाँ पे एक आर्टिकल है, इसमें गवर्नर की पावर्स भी इन्वॉल्व है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। ये आर्टिकल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के असैसिनेशन में जो कन्विक्ट्स हैं उनकी रिहाई से संबंधित हैं, उनको माफ़ी देने से संबंधित हैं। तो थोड़ा समय तो लगेगा इस आर्टिकल को डिस्कस करने में, लेकिन आपको पूरा बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। बाद में कभी भी इस इशू से संबंधित कोई आर्टिकल आए या फिर कोई न्यूज़ भी छपे तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरी स्टोरी का पता होगा। तो इसे भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, हम बेसिक्स की बात करते हैं। श्रीलंका, इंडिया और जापान, इन तीन देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था कि हम श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करेंगे। टर्मिनल क्या होता है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोई बड़ा शिप, बहुत बड़ा शिप कोल के कंटेनर्स लेकर आ रहा है इंडिया में, और इंडिया में जिस पोर्ट पर उसको सामान उतारना है उस पोर्ट पर उस साइज के जो शिप हैं वो एंटर नहीं कर सकते। तो फिर वो शिप क्या करेगा? कोलंबो के इस टर्मिनल पर आएगा, यहां पर कोल के जो कंटेनर्स हैं उनको अनलोड किया जाएगा और किसी छोटे शिप में जो एंटर कर के इंडिया के उस पोर्ट में उसमें सामान भरा जाएगा। तो ये टर्मिनल जो होता है, आप कह सकते हो एक बीच का पॉइंट होता है सामान को अनलोड करने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल को चेंज करने के लिए, ताकि सामान जो है फाइनली अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये काम होता है टर्मिनल का। इसे ट्रांसशिपिंग पॉइंट बोलते हैं, बीच का पॉइंट। और देखो, इस टर्मिनल की जो दूरी है वो सिर्फ 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर किससे? 3 किलोमीटर दूर देखो, कोलंबो के सी फ्रंट पे खराब पड़ी जमीन थी जिसको चाइना के द्वारा रिक्लेम किया गया, और वहां पे चाइना के द्वारा एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है जिसका नाम है पोर्ट सिटी। तो इस टर्मिनल जिसको डेवलप किया जाना था श्रीलंका, जापान और इंडिया के द्वारा मिलके, इससे 3 किलोमीटर दूर चाइना के द्वारा एक फाइनेंशियल सिटी भी इस्टेब्लिश की जा रही है जिसका नाम है पोर्ट सिटी। और ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, देखो डिसाइड ये हुआ था तीन देशों के बीच, ये जो टर्मिनल डेवलप किया जाएगा इसका पूरा का पूरा जो मालिकाना हक है, पूरी की पूरी जो ओनरशिप है, वो श्रीलंका की एक अथॉरिटी, श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के पास होगी। लेकिन हाँ, टर्मिनल के ऑपरेशंस की जिम्मेदारी जिस कंपनी के पास होगी उसमें देखो 51% स्टेक्स होंगे श्रीलंका के और बाकी 49% स्टेक्स होंगे इंडिया और जापान के। टर्मिनल की इंपॉर्टेंस देखो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है? जैसा हमने डिस्कस किया, इस टर्मिनल पर जो ट्रांसशिपिंग का काम होता है ना, कि ये जो टर्मिनल है वो बीच का पॉइंट करता है ताकि सामान फाइनल डेस्टिनेशन पे भेजा जा सके। तो 70% जो ट्रांसशिपमेंट बिजनेस होता है वो इंडिया से ही लिंक्ड है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर 100 शिप आते हैं यहां पर जिनको अनलोड किया जाता है, छोटे शिप्स में भरा जाता है, उनमें से 70 शिप्स को तो इंडिया में ही जाना होता है। बाकी 30 को आप मान लो किसी को म्यांमार में, किसी को मालदीव में, ऐसा करके मान लो, लेकिन 100 में से 70 शिप्स इंडिया के ही होते हैं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट देखो इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इंडिया और जापान एक साथ आए थे। तो एक प्रकार से कहा यह जा रहा था कि इस टर्मिनल को जो डेवलप किया जाएगा इंडिया और जापान के द्वारा मिलके होस्ट कंट्री के साथ, होस्ट कंट्री है श्रीलंका, ये ना एक मॉडल का काम करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट। दोनों देश मिलके इस मॉडल को दूसरे देशों में भी इंप्लीमेंट करते, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में, नेपाल में। प्लान यही था कि चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना। एस्टीमेट देखो ये लगाया गया था कि इस टर्मिनल को डेवलप करने पर टोटल कॉस्ट आएगी 500 से लेके $700 मिलियन के बीच।
वैसे देखो, जापान ने काफ़ी सपोर्ट किया है श्रीलंका को, श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। जापान ने अभी तक श्रीलंका को 1.1 ट्रिलियन येन का लोन दिया है। येन की जापान की करेंसी है येन। इसके साथ साथ 300 बिलियन येन की ग्रांट और टेक्निकल कोऑपरेशन भी दिया है। तो ये तो हमने देखो पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं हुआ क्या है। मना कर दिया यार, इन्होंने मना कर दिया श्रीलंका वालों ने कि हमें नहीं करवाना ये टर्मिनल डेवलप। तो ये रिसेंटली हुआ है। तो श्रीलंका की सरकार के द्वारा मना करना कि हमें ये टर्मिनल नहीं डेवलप करवाना है, ये इंडिया और जापान के लिए एक सेटबैक है। अगर देखो हम पॉसिबल रीजंस की बात करें कि श्रीलंका की सरकार ने इस एग्रीमेंट से अपने हाथ पीछे क्यों खींचे हैं, श्रीलंका की सरकार का तो ये कहना है, यहाँ पर जो पोर्ट की यूनियंस हैं, कोलंबो पोर्ट की यूनियंस हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि यहाँ पर टर्मिनल डेवलप करने में कोई भी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। कोलंबो पोर्ट की यूनियंस ने धमकी भी दी थी, अगर सरकार इस एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ती है तो हम वर्क टू रूल एजिटेशन करेंगे। ये वर्क टू रूल एजिटेशन क्या होता है? सिर्फ रूल के हिसाब से काम करना। जैसे मान लीजिए रूल ये कहता है कि 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है, तो 6 बजते ही उसी समय काम छोड़ देना, एग्जैक्टली उसी समय, एकदम जो रूल कहते हैं उसी रूल के हिसाब से काम करना, ताकि एफिशिएंसी जो है वो वर्क में रिड्यूस हो जाए। ये होता है वर्क टू रूल एजिटेशन। और वैसे देखो, ईसीटी के जो ऑपरेशंस हैं वो अदानी ग्रुप को हैंडओवर किए जाने थे, लेकिन अब तो श्रीलंका ने अपने हाथ जो है वो पीछे खींच लिए हैं इस एग्रीमेंट से। चलो, ये तो एक पॉसिबल रीजन है। दूसरा देखो, इंडिया को ये भी लगता है, पहले जब देखो महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे ना, तो उस समय श्रीलंका चाइना के काफी करीब चला गया था। तो फिर से जब ये राजपक्षे ब्रदर्स सत्ता में आए तो इंडिया को डर तो कहीं ना कहीं था कि पहले की तरह ये फिर से चाइना के करीब जा सकते हैं। और महेंद्र राजपक्षे के पुराने कार्यकाल के दौरान इंडिया के साथ रिश्तों में जो खटास थी, इंडिया को ये भी कहीं ना कहीं चिंता थी, क्या ये महेंद्र राजपक्षे अपने पुराने एक्रीमोनी को, पुरानी खटास को पूरी तरह से भुला पाएंगे। चाइना के रोल का खतरा देखो इसलिए भी है क्योंकि कोलंबो पोर्ट पर एक दूसरा टर्मिनल, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसके ऑपरेशंस में चाइना का रोल है। तो फिर चाइना का विरोध क्यों नहीं हो रहा है? मतलब अगर पोर्ट यूनियंस विरोध करती कि फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर इस टर्मिनल के लिए भी करती ना कि भैया इस टर्मिनल में भी फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ उसी टर्मिनल में फॉरेन पार्टिसिपेशन का विरोध क्यों है? और देखो, उससे भी ज्यादा श्रीलंका की फाइनेंशियल कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप कॉन्फिडेंट होके इंडिया और जापान को बोलते हो कि नहीं भैया हमें ये टर्मिनल नहीं डेवलप करवाना है, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं से तो आ रहा है ना। अब पॉसिबिलिटी यही है कि चाइना ने श्रीलंका को बोला हो कि भैया हम आपको पैसे दे देंगे, चिंता मत करो, दुगने पैसे दे देंगे, इनको मना कर दो, इंडिया और जापान को। और वैसे देखो, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स को, इंडिया की सरकार को इस प्रोजेक्ट से काफ़ी होप थी। होप देखो इसलिए थी क्योंकि चाइना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत इन्वेस्ट करता है ना, तो डेट ट्रैप के आरोप लगते रहते हैं चाइना पे कि चाइना कर्ज देता है भारी भरकम इंटरेस्ट रेट्स पर, फिर दूसरा देश जिसमें इन्वेस्ट किया गया है, जिसको कर्ज दिया गया है, वो चुका नहीं पाता, कर्ज को चुकाने के लिए ही कर्ज लेना पड़ता है। फिर चाइना लास्ट में बोलता है कि ये रीजन जो है, इतना एरिया जो है, ये पोर्ट जो है, आप हमको 100 सालों के लिए लीज पे दे दो, हम आपका कर्ज माफ कर देंगे। तो डेट ट्रैप के आरोप जो है वो चाइना पर लगते रहते हैं। उसी को काउंटर करने के लिए क्वाड के 2 मेंबर कंट्रीज एक साथ आए थे, इंडिया और जापान, ताकि साउथ एशिया में साबित किया जा सके कि चाइना के इन्वेस्टमेंट का एक अल्टरनेटिव आपके सामने उपलब्ध है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सिर्फ चाइना का BRI एक ऑप्शन नहीं है, एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, इंडिया और जापान के द्वारा मिलकर आपके देश में प्रोजेक्ट डेवलप करना, इन्वेस्ट करना। और देखो, इंडिया को धक्का इसलिए भी लगा है कि पिछले कुछ समय में इंडिया ने काफ़ी कोशिश की है श्रीलंका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की। श्रीलंका को एक नई क्रेडिट लाइन दी गई थी,
करेंसी स्वैप एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ साइन किया गया। इसके साथ साथ कोविड-19 की असिस्टेंस भी दी गई, वैक्सीन भी श्रीलंका को दी गई, हाई प्रोफाइल विजिट्स भी हुई हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये एक से अधिक बार कोलंबो में जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया और प्राइम मिनिस्टर राजपक्षे महिंद्रा को होस्ट किया है, यानी ये भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इसलिए इंडिया को लगता है कि बहुत कोशिश करने के बावजूद श्रीलंका को प्रोजेक्ट वापस नहीं लेना चाहिए था। कंक्लूजन में कहा जाता है अभी देखो इंडिया को श्रीलंका के साथ एंगेज करते रहना चाहिए इस इश्यूज पे। हालांकि श्रीलंका का जो ऑफर है, आप ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को डेवलप करने के बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप कर लो, इस ऑफर को इंडिया को अभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद यही है कि तीनों देश मिलके कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे इस प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ने के लिए। और ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो तो देखो श्रीलंका के ऊपर ही है। श्रीलंका इस प्रोजेक्ट को बचाएगा, जो कि ना सिर्फ इन 3 देशों के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के काफ़ी फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गवर्नर की पावर्स या फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेके हैं। पूरे बैकग्राउंड और बेसिक्स के साथ हम ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे इस आर्टिकल में। पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। शुरुआत में आर्टिकल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में बताया जाता है। देखो, उनकी असैसिनेशन की प्लानिंग जो है वो अक्टूबर 1990 में की गई थी श्रीलंका के जाफना के घने जंगलों में। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को असैसिनेट करने का प्लान बनाया और इसे एग्जीक्यूट किया? लिटे LTTE, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और देखो, चूंकि इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे राजीव गांधी, कहा यह भी जाता है कि उनके फिर से प्रधानमंत्री के बनने के जो चांसेस थे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थे। असैसिनेशन हुआ 21 मई 1991 को। कहाँ पर? तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर जगह पर, जहाँ पे एक वुमेन सुसाइड बॉम्बर जिसको आइडेंटिफाई किया गया धानु नाम से, इस वुमेन सुसाइड बॉम्बर ने बॉम्ब ब्लास्ट किया और पूर्व प्रधानमंत्री की जान चली गई। बाद में देखो, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने 41 आरोपियों का नाम लिया था चार्जशीट में, इंक्लूडिंग 12 जो इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए और 3 जो कभी पकड़े ही नहीं गए। ये चार्जशीट फाइल की गई थी चेन्नई में टाडा कोर्ट में 1998 में। मई 1999 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने 4 की जो डेथ सेंटेंस थी वो तो अपहेल्ड की कि इनको फांसी दी जाए, जिनका नाम है मुरुगन, संथाम, पेरारीवलन और नलिनी। इसके बाद 3 की जो डेथ सेंटेंस थी वो लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दी थी और बाकी 19 आरोपियों को रिहा कर दिया था। यह वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मई 1999 में। 2000 में क्या हुआ? एस नलिनी, इनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया उस समय की तमिलनाडु के गवर्नर के द्वारा, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के कहने पर। 2014 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे हुए 3 आरोपी जिनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, मुरुगन, संथान और AG पेरारीवलन, इनकी भी डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, यानी फांसी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। तो इस केस में जो कन्विक्ट्स हैं नलिनी, संथाम, मुरुगन, पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमारन, रविचंद्रम, सभी जो हैं उम्र कैद की सज़ा बिता रही हैं तमिलनाडु के वेरियस जेल्स में। और कन्विक्ट्स जो हैं वो जेल में हैं पिछले 30 सालों से। देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ बैकग्राउंड बताने के लिए है ताकि इशू आपको पूरा समझ में आ जाए। यहां से स्टार्ट होता है आर्टिकल। देखो, 2015 में पेरारीवलन जो एक कन्विक्ट हैं, पहले डेथ सेंटेंस मिली थी, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया लाइफ सेंटेंस में। इन्होंने 2015 में तमिलनाडु के गवर्नर के सामने एक पिटीशन डाली कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। पार्डन प्ली इन्होंने फाइल की तमिलनाडु के गवर्नर के सामने।
सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर को कहा कि आप इनकी पार्डन प्ली को डिसाइड कीजिए, जैसा आपको लगता है आप उसी के हिसाब से डिसाइड कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तमिलनाडु की कैबिनेट ने यह रेकमेंड किया कि गवर्नर ये डिसीजन ले, क्योंकि गवर्नर अपने आप से डिसीजन नहीं लेते ना, वो कैबिनेट के रिकमेंडेशन के अनुसार डिसीजन लेते हैं। तो तमिलनाडु के कैबिनेट ने तो रेकमेंड कर दिया कि गवर्नर ऐसा डिसीजन ले कि ना सिर्फ पेरारीवालन, बाकी 6 और दूसरे जो कन्विक्ट्स हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए। तो ये कैबिनेट का डिसीजन है। कायदे से तो होता ये है, आपको पता है, कैबिनेट जैसा रेकमेंड करती है गवर्नर वैसा डिसीजन लेते हैं, क्योंकि कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से गवर्नर काम करते हैं। बट गवर्नर ने इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लिया। वैसे चूंकि देखो ये इशू जो है वो अब एक तमिल इमोशनल इशू है, तो सभी जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस डिसीजन का स्वागत किया था। जब सरकार तमिलनाडु की कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया था ना कि इन सबको रिहा कर दिया जाए, तो सभी तमिलियन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि हाँ हाँ बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि ये तमिल इमोशनल इशू है, इनको रिहा करना। लेकिन गवर्नर ने इमीडिएट कोई डिसीजन नहीं लिया और कई महीनों तक ये फाइल जो थी वो गवर्नर के पास ही पेंडिंग रही। जुलाई 2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर को बोला कि आप स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर अनलिमिटेड टाइम पर नहीं बैठ सकते। देखो वैसे तो संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि गवर्नर को इतने समय के अंदर डिसाइड करना है कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर, लेकिन टाइम लिमिट नहीं दी गई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नर की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इस पोस्ट में संविधान के द्वारा एक ट्रस्ट रिपोज किया गया है, विश्वास रिपोज किया गया है कि गवर्नर जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि गवर्नर कई महीनों तक उस फाइल के ऊपर बैठे ही रहेंगे। मतलब इस प्रकार की टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी। कोर्ट ने यह भी धमकी दी थी कि अगर गवर्नर जल्द से जल्द इस मामले में डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर कोर्ट को इंटरफियर करना पड़ेगा इस मामले में। इसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को धमकाया था। देखो ये जो राजीव गांधी का असैसिनेशन का केस था ना, इसमें बड़ी कंस्पायरेसी का खुलासा नहीं हो उसका, मतलब एक्चुअल में बॉम्ब कहां से ओरिजिनेट हुए थे, किसने दिए थे। ये जो लोग पकड़े गए ना, ये पेरिफेरल लोग हैं। जैसे मान लीजिए ये कोर लोग हैं जिन्होंने प्लान बनाया, जिन्होंने बॉम्ब दिया, इनका तो कभी पता ही नहीं लगा इनकी मंशा क्या थी, षड्यंत्र क्या था। जिन्होंने थोड़ा बहुत एग्जीक्यूट किया उनको पकड़ा गया, वो भी सारे नहीं पकड़े गए। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, जब हम बात करेंगे पेरारीवालन की ही, इनका रोल था कि जिनको बॉम्ब एग्जीक्यूट करना था उनको बैटरी प्रोवाइड करना, तो ये इनका रोल पेरिफेरल था। मेन कंस्पायरेटर्स का पता नहीं लगा, मेन कंस्पायरेसी का पता नहीं लगा। तो सीबीआई ने एक एजेंसी का भी गठन किया था, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरी एजेंसी, ताकि ये सीबीआई लेड एजेंसी थी ताकि इस पूरी कंस्पायरेसी का पता लगाया जा सके कि वास्तव में बॉम्ब ओरिजिनेट कहां से हुए थे और मंशा क्या थी राजीव गांधी के असैसिनेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सीबीआई को लताड़ लगाई कि भैया इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, उससे भी ज्यादा, अभी तक आप ये भी नहीं पता लगा सके हो कि इस पूरे असैसिनेशन केस के पीछे बड़ी कंस्पायरेसी क्या थी, जबकि इस एजेंसी को सेटअप किया गया था 1998 में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि इस एजेंसी की इनएफिशिएंसी, मतलब ये जो एजेंसी थी ये पता नहीं लगा सकी बड़ी कंस्पायरेसी क्या थी, इसका पेरारीवालन की माफी पिटीशन से क्या लेना देना है। अगर देखो ये एजेंसी पूरे षड्यंत्र का पता लगाती तो पेरारीवालन के एग्जैक्ट रोल का भी पता लग जाता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि अभी तक आपको पता नहीं है क्या पूरा षड्यंत्र का, बताओ भैया इनको माफी देनी है क्या नहीं देनी है। लेकिन नवंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया कि पेरारीवालन की जो माफी पिटीशन है उसका सीबीआई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये एजेंसी जो जांच कर रही है उसमें पेरारीवालन के रोल की जांच सीबीआई नहीं कर रही है, तो इनको माफी देनी है तो आप दे दो भाई। मतलब ऐसा नहीं बोला माफी देनी है तो दे दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट में ये बोला कि
सीबीआई जो जांच कर रही है पूरी कंस्पायरेसी का पता लगाने के लिए, उसमें पेरारीवलन की रोल की जांच नहीं हो रही है, तो उनका जो पिटीशन है वो अपनी गति से चले, सीबीआई की जांच का वो इंतजार ना करें। इसके बाद आर्टिकल में पेरारीवलन के अगेंस्ट चार्जेस की बात की जाती है। देखो, 2 चार्जेस लगे थे पेरारीवलन के ऊपर। एक तो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट यानी टाडा के तहत, और दूसरा कंस्पायरेसी टू कमिट मर्डर अंडर द इंडियन पीनल कोड, जो आईपीसी सेक्शन 302 होता है। तो ये 2 चार्जेस लगे थे। काफ़ी सालों तक केस चला और टाडा के तहत जो चार्जेस लगे थे वो तो देखो इनवैलिडेट हो गए, कोर्ट्स ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। आईपीसी सेक्शन 302 के तहत जो आरोप थे वो तय हो गए। ये तो हमने बात की चार्जेस की। अब पेरारीवलन के रोल की और इनके खिलाफ सबूत की हम बात करें। देखो, वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होता है, अगर पुलिस ऑफिसर को किसी आरोपी के द्वारा कोई स्टेटमेंट दी जाती है ना, तो वो मान्य नहीं होती कोर्ट में, समझ गए। लेकिन जो टेररिस्ट एक्टिविटीज से संबंधित ये एक्ट था ना, टाडा, इस एक्ट में प्रोविजन ये था कि अगर आरोपी एसपी रैंक के ऑफिसर के सामने अगर कन्फेसिंग स्टेटमेंट देता है तो फिर उसे सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, समझ गए। तो टाडा एक्ट के अंतर्गत इन्होंने स्टेटमेंट दी थी एसपी वी त्यागराजन के सामने। क्या स्टेटमेंट दी थी? स्टेटमेंट ये थी कि जो मेन कंस्पायरेटर हैं इस पूरे केस में, उनको पेरारीवलन के द्वारा कार बैटरी प्रोक्योर करके दी गई थी, 2 9 वोल्ट की बैटरीज, जिनको यूज किया गया था राजीव गांधी के असैसिनेशन में जो बॉम्ब इस्तेमाल हुआ था उसमें। ऐसी स्टेटमेंट दी गई पेरारीवलन के द्वारा एसपी सीबीआई वी त्यागराजन के सामने। अब कायदे से फिर से बोलता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आरोपी पुलिस ऑफिसर के सामने स्टेटमेंट देता है तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। लेकिन जो ये टाडा एक्ट है, जो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए है, अभी तो है भी नहीं, ये पहले हुआ करता था। इस एक्ट में ये प्रोविजन था कि आरोपी अगर एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेसिंग स्टेटमेंट देता है तो उसे एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार किया जाएगा। अब देखो, इस पूरे केस में ट्विस्ट क्या आया। 2013 में जो ये एसपी सीबीआई वी त्यागराजन थे, इन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। मतलब कोर्ट में तो बाद में 4 साल बाद में 2017 में फाइल किया था, लेकिन 2013 में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैंने पेरारीवलन के कन्फेशन को ठीक से रिकॉर्ड नहीं किया था। मतलब जब पेरारीवलन ने कन्फेशन दिया था तो उसको रिकॉर्ड करने में मुझे गलती हुई। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि वास्तव में बैटरी जो आपने दी थी मेंस कंस्पायरेटर को, वो किस पर्पज़ के लिए दी थी, बॉम्ब में इस्तेमाल होने के लिए दी थी या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए की थी। 2013 में एसपी त्यागराजन, जिन्होंने कन्फेसिंग स्टेटमेंट ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट फाइल कर दिया कि मैंने कन्फेसिंग स्टेटमेंट लेने में गलती की। तो कुल मिला के ये सारे आर्गुमेंट्स देके राइटर्स बोलना चाहते हैं कि पेरारीवलन का जो रोल था वो पूरी तरह से साफ नहीं है। तो देखो, इसी बीच पेरारीवलन जो है, गवर्नर फैसला ले नहीं रहे थे। काफ़ी महीनों से गवर्नर के पास फाइल पेंडिंग थी, जबकि आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना चाहिए। तो पेरारीवलन सुप्रीम कोर्ट के पास गए ताकि सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी डायरेक्शंस पास करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तमिलनाडु के गवर्नर को कि आपका क्या इरादा है, इतने महीनों से आप फाइल अपने पास रख के बैठे हो, बताइए क्या करना चाहते हो। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस मर्सी पिटीशन को एड्रेस करूंगा। यह स्टेटमेंट दी बनवारी लाल पुरोहित ने। अब आपके मन में सस्पेंस उठ गया होगा कि फाइनली क्या डिसाइड हुआ। आप गैस कीजिए क्या डिसाइड हुआ होगा। क्या गवर्नर ने माफी दी या फिर गवर्नर ने माफी नहीं दी, बताइए। गवर्नर ने फाइल भेज दी प्रेसिडेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा कि गवर्नर के द्वारा यह फाइल भेजी गई है प्रेसिडेंट को और बोला गया है कि प्रेसिडेंट इस फाइल पर डिसीजन लेंगे। यानी उनके द्वारा कुछ डिसाइड नहीं किया गया। अब 4 साल अपने पास फाइल रखने के बाद उन्होंने ये फाइल भेज दी है प्रेसिडेंट को।
एक्चुअल में देखो, ये वैसे ये आर्टिकल जो है वो एक तरफा है, बट इतना तो आपको भी पता लग ही गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इनको छोड़ा जाए। थोड़ा पॉलिटिक्स है, थोड़ा लॉजिक भी है। पॉलिटिक्स इसलिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीक नहीं दिखना चाहती टेररिज्म के फ्रंट पर, कि आतंकवाद के जो आरोपी हैं उनको छोड़ दिया गया एनडीए की गवर्नमेंट ने, फ्यूचर में ऐसा आरोप उन पर लगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। और लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो ये है, अब सभी जो तमिल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक सुर में कहती हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना इनका रोल कितना था कितना नहीं था। अब काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उनको अगर अपराधी करार दिया है तो फिर छोड़ नहीं सकते ना। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे जो आर्गुमेंट इस आर्टिकल में बोले जा रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के सामने बोले जा सकते हैं। अब हम क्या डिस्कस करें कि उनका रोल था या नहीं था, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी ना, जिसका काम है जस्टिस डिलीवर करना। अब कल को कश्मीर में और किसी भी राज्य में जहाँ पे इंसर्जेंसी है वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर एक सुर में कह दें कि आतंकवाद के आरोपी को या फिर इंसर्जेंसी के आरोपी को छोड़ दिया जाए, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता ना। अगर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि नहीं नहीं इन्होंने अपराध नहीं किया, गलती हुई है, तो फिर छोड़ा जा सकता है। इसके बाद देखो यही बातें बोली जाती हैं आर्टिकल में कि पेरारीवलन को ये नहीं पता था कि जो उन्होंने सेल्स प्रोवाइड किए, रिमोट में जो सेल इस्तेमाल होते हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे, उनको ये पता नहीं था। एमसी जैन रिपोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी सारे गैप्स हैं, मेन कंस्पायरेटर का पता नहीं लगा। इसके बाद ये भी बोला जाता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरी एजेंसी के द्वारा जो जांच की गई उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको पेरारीवलन एक्सेस नहीं कर सके। बाद में इस एजेंसी ने कहा कि हमने जो जांच की है उसमें पेरारीवलन के रोल की हमने जांच नहीं की है। नेक्स्ट कंसर्न ये है कि स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस को इग्नोर करना गवर्नर के द्वारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पांचवें पॉइंट में ये बोला जाता है, जब देखो एसपी त्यागराजन जिनके सामने कन्फेसिंग स्टेटमेंट दी गई थी उन्होंने ही बोल दिया है कि मैंने स्टेटमेंट लेने में गलती की, तो फिर से केस ओपन होना चाहिए था। तो ये तो एक प्रकार से पेरारीवलन को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी डिनाई करने जैसी चीज़ है। और बाद में ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि क्यों पेरारीवलन को माफ़ी दे देनी चाहिए। तो उनके अच्छे नेचर की बात की जाती है कि जब अपराध हुआ तो उनकी उम्र 19 साल थी और वो अपने पेरेंट्स के ओनली मेल चाइल्ड थे। उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं था। पूरी प्रिजन लाइफ में यानी पिछले 30 सालों में जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में यानी ओपन से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। डीटीपी ये कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कोर्स होता है, ये जो बुक पब्लिश होती है ना उनसे संबंधित ये कोर्स है, एकदम से अरेंज करना चीज़ों को। उसमें इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट का डिप्लोमा हासिल किया, यूनिवर्सिटी टॉपर। इसके बाद इवन प्रोबेशन ऑफिसर ने भी इनको रिहा करने के पक्ष में बोला है। और भी डिग्रीज हासिल की हैं, जैसे बीसीए की डिग्री, एमसीए की डिग्री, ओपन से ही काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन हासिल की हैं कोर्सेज में, 2 व्हीलर मैकेनिक्स, मैनेजरियल स्किल्स, न्यूट्रिशन। तो ये सारी बातें बोली जाती हैं। अंत में आप ही बताइए कि छोड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि छोड़ा जाना चाहिए तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको लगता है नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। पता लग जाएगा आपकी क्या राय है इस पूरे इशू के बारे में। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।